गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा मुगल इंस्टीट्यूशंस का, वो है ज़मींदारी सिस्टम। तो देखिए, नाम से ही ये समझ में आता है कि ज़मी का अर्थ होता है भूमि, और दार का मतलब होता है द होल्डर ऑफ दैट लैंड, यानी कि भूमि का धारक, यानी ज़मी का धारक ज़मींदार, भूमि का स्वामी जो होता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है। तो देखिए, ये जो प्रथा थी, ये इससे पहले यानी मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत में भी प्रचलित रही थी। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होता था, यानी ज़मींदार शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जिनके पास उनकी पुश्तैनी ज़मीन होती थी। पुश्तैनी का मतलब जो उनके पूर्वज थे, उनसे जो ज़मीन उनको विरासत में मिली हुई थी, उसको पुश्तैनी ज़मीन कहते थे। और इस ज़मीन से वो एक निर्धारित पेशकश जो है ना, ये सम्राट को दिया करते थे। या जो पेशकश नहीं भी देते थे, उनके पास अपने पुरखों की जो ज़मीन होती थी जागीर के रूप में, उसे वो जो सिस्टम बना हुआ था ना, उसको ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता था। और अब प्रश्न ये है कि इस प्रथा का उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, इससे पहले मतलब मुगल काल से पहले दिल्ली के सुल्तानों ने ज़मींदारी प्रथा को मान्यता दी हुई थी, और मुगल काल में तो ज़ोरों पर ये प्रथा प्रचलित रही। अब इसका उद्गम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ये इस तरह की व्यवस्था है कि इसके उद्गम के बारे में, उत्पत्ति के बारे में हमें बहुत कम जो है ना स्रोत मिलते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, कब हुई होगी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रथा थी, ये प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। प्राचीन काल में भी ज़मींदार हुआ करते थे। भूमि पर लोगों का वंशानुगत स्वामित्व हुआ करता था, यानी हेरिडिटरी राइट्स होते थे। भूमि पर प्रोप्राइटरी राइट्स होते थे। लेकिन देखिए, भूमि पर स्वामित्व का ये जो अधिकार था, ये समय के साथ बदलता रहा। मतलब जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, उनमें चेंजेस आते रहे। और मुगल ज़मींदारी व्यवस्था में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे खुद, मुकद्दम, बीसवीं, ठाकुर, राय, राणा। इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये ज़मींदारों के लिए किया जाता था। और ज़मींदार ज़मींदारों के बहुत से वर्ग भूमि पर खेती किया करते थे। उस भूमि पर उनका मालिकाना हक हुआ करता था, और उनको गांव से मालगुजारी उगाने का भी हक मिला हुआ था। तो देखिए, इस तरह से ये जो व्यवस्था थी, ज़मींदारी प्रथा, इसके उद्भव के बारे में तो हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा हमें उसके उद्गम के बारे में पता नहीं चलता, या कब हुआ था ये नहीं पता चलता। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये लोग ऐसे लोग होते थे जिनको अपने पुरखों से जो विरासत में ज़मीन मिली होती थी, और उन पर उस ज़मीन पर उनका मालिकाना हक होता था। और साथ ही साथ वो सम्राट को समय समय पर पेशकश या जिसे बोलते हैं नजराना, वो दिया करते थे। अब देखिए, जमींदारी व्यवस्था जो थी, इसमें जमींदार एक प्रकार के नहीं थे। उनकी स्थिति और सम्मान की दृष्टि से अनेक प्रकार के जो जमींदार अस्तित्व में आए। जैसे सबसे पहले हम लेंगे प्राथमिक जमींदार, द प्राइमरी जमींदार। तो प्राथमिक ज़मींदार कौन होते थे? ये वो ज़मींदार होते थे जो कि जिनका कृषि योग्य या आवासीय भूमि, कृषि योग्य मतलब जो खेती बाड़ी करने योग्य भूमि है, और आवासीय भूमि का मतलब जहाँ पर वो रहते हैं। तो कृषि योग्य भूमि और आवासीय भूमि पर जिनका मालिकाना हक होता था, यानी वो उसके पूर्ण रूप से मालिक होते थे, ऐसे जमींदारों को प्राथमिक जमींदार कहा जाता था, प्राइमरी जमींदार। इस ऐसे जमींदारों में केवल वो जमींदार सम्मिलित नहीं थे जो कि खुद काश्त थे। खुद काश्त का मतलब कि जो स्वयं अपनी भूमि पर खेती करवाते थे, बल्कि ऐसे भी थे जो कि एक से अधिक गांव के स्वामी भी थे। तो देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया अभी
जो प्राथमिक जमींदार थे, समझ में तो ये आता है कि ये अपनी भूमि पर खेती करते थे, ठीक है ना, खुद काश्त यानी खुद काश्त करने वाले, कि ये अपनी ज़मीन पर खेती करवाते थे। कहने का मतलब है किसानों के माध्यम से, ज़मींदार काम नहीं करते थे, किसान काम करते थे। लेकिन इसमें ऐसे भी ज़मींदार शामिल थे जो कि एक या एक से अधिक गांव के स्वामी होते थे, यानी दूसरा जो उनकी ज़मीन है, दूसरे गांव में जो उनकी ज़मीन है ना, वहाँ भी वो खेती करवाया करते थे। इसके अलावा उनको अपनी ज़मीन को जोतने और बेचने दोनों का अधिकार था। जो प्राइमरी जमींदार थे, दे कुड कल्टीवेट ऑन देयर लैंड। और ऐसे जमींदारों की रक्षा करना जो मतलब प्रशासन था उस समय, मुगल राज्य, वो अपनी जिम्मेदारी समझता था, वो अपना कर्तव्य समझता था। और सम्राट ने काजियों के पास, जो काजी होते थे ना, जो आर्बाइटर ऑफ लॉ, यानी जो कानूनों को, इस्लामी कानूनों को जो लागू करते हैं, उनको काजी कहा जाता है। जैसे वकील कह लो आप, इस्लामी वकील। तो काजियों के पास जो ऐसी भूमि के जो हस्तांतरण हुआ करता था ना, ऐसी भूमि का, यानी जो जमींदारों की, जो प्राथमिक जमींदारों की जो भूमि है, उसको, उसके हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जैसे आज हम अपने लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं ना, इसी प्रकार से उनका जो लैंड होता था, मान लो वो स्थानांतरित हो रहा है, अगर जमींदारों की जो भूमि है वो एक जमींदार से दूसरे जमींदार पे जा रही है, तो उसका जो है ना पंजीकरण को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता था, काजियों को प्रोत्साहित किया जाता था कि उनका पंजीकरण किया जाए। और बाद में क्या हुआ कि जो मदद माश के रूप में जिसको भूमि प्राप्त होती थी ना, मदद माश मतलब लैंड ग्रांट, मतलब शासक की ओर से किसी को, किसी असहाय व्यक्ति को मदद के लिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि सुल्तान, जो कि सम्राट की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जो भूमि दी जाती थी उसको मदद माश कहा जाता था। तो ऐसी भूमि प्राप्त करने वाले लोगों को भी जमींदार, प्राथमिक जमींदार माना जाने लगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं माध्यमिक जमींदार की। ये कौन होते थे? जमींदारों की श्रेणी में माध्यमिक जमींदारों का बहुत महत्व होता था। माध्यमिक जमींदार जो होते थे वो क्या करते थे कि प्राथमिक जमींदार और किसानों से भूमि कर एकत्रित करके वो शाही खजानों में जमा करवा देते थे, या फिर जमींदार या राजाओं को वो, मतलब जागीरदारों और राजाओं को वो कर सौंप दिया करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो एकत्रित कर को खुद भी रख लेते थे। ये जो जमींदार होते थे ये खुद काश्तकार नहीं होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का अर्थ ये कि इंटरमीडिएरी जमींदार, यानी एक तरह से बिचौलिए होते थे, बिचौलिए जमींदार होते थे। ये प्राथमिक जमींदारों से और किसानों से कर एकत्रित करके, यानी राजस्व एकत्रित करके, या तो शाही खजाने में जमा करवा देते थे या सम्राटों को दे देते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि ये खुद भी रख लेते थे। ये जमींदार खुद काश्तकार नहीं होते थे। खुद काश्तकार मतलब अपनी भूमि पर ये खेती नहीं कर सकते थे। इन माध्यमिक जमींदारों में, इनमें आते थे चौधरी, देशमुख, देश पांडे, ये जो अक्सर नाम आते हैं ना, खासकर साउथ इंडिया में, देशमुख, देश पांडे, और मुकद्दम हुआ करते थे, और कानून गो, इजारेदार, ताल्लुकदार, इनको कहा जाता था, अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो ये तो हो गए इंटरमीडिएरी जमींदार, यानी माध्यमिक जमींदार। और एक होते थे उस समय स्वायत्त मुखिया, ऑटोनोमस चीफ्स या चीफटेन्स या ऑटोनोमस रूलर्स। इस वर्ग में ऐसे जमींदार शामिल थे जो अपने अपने क्षेत्रों में आनुवांशिक स्वायत्त शासक हुआ करते थे। दिस इज बेसिकली कंसर्न विद वतन जागीर, जैसे मैंने आपको बताई थी ना, एक वतन जागीर होती थी।
यानी राजपूतों के संदर्भ में वतन जागीर शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो प्रभु सत्ता संपन्न होते थे, अपने अपने क्षेत्र के स्वामी होते थे, इनके अधिकार बहुत व्यापक होते थे और ये समय समय पर सम्राट को नजराना यानी गिफ्ट्स, वॉलंटरी गिफ्ट्स या पेशकश जो है ये प्रदान किया करते थे। ये ऐसे लोग होते थे। तो तीन प्रकार के जमींदार आपने पढ़ लिए। प्राथमिक जमींदार वो होते थे जिनका भूमि पर मालिकाना हक होता था, प्रॉपर्टी राइट्स होते थे उनके, और वो ज़मीन को मतलब उस पे खेती भी कर सकते थे और उसको बेच भी सकते थे, ये उनको अधिकार होता था। और ये केवल खुद काश्तकार नहीं होते थे, बल्कि जो दूसरे गाँव में जो ज़मीन होती थी उसको भी उस पर भी इनका हक हुआ करता था। ज़रूरी नहीं कि जो ज़मीन इनको मिली हुई है उसी पर वो खेती करते थे। जो उनको मतलब उसी गाँव में ज़मीन है उस पर खेती करते थे, बल्कि जो ज़मीन दूसरे गाँवों में जो उनको मिली हुई थी ना, उस पर भी वो खेती करने के हकदार थे। दूसरे माध्यमिक ज़मींदार, ये तो बेसिकली टैक्स कलेक्टर्स थे। ये प्राथमिक ज़मींदार और जो किसान होते थे उनसे कर एकत्रित करके शाही राजकोष में सम्राट के पास या ये खुद रख लिया करते थे। तीसरे जो मैंने आपको बताया ऑटोनोमस चिeftains यानी जो स्वायत्त शासक होते थे, ये वतन जागीर से संबंधित है। ये जो है वहाँ के सर्वे सर्वा होते थे, शासक होते थे और इनके अधिकार क्षेत्र अन्य ज़मींदारों की तुलना में बहुत व्यापक हुआ करते थे। बस इनको ये था कि ये सम्राट की प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे और ये समय समय पर जो है ना अपने सम्राट को नजराना या पेशकश जो है वो प्रदान किया करते थे। जमींदारों के अधिकारों की अगर हम बात करें तो देखिए, अधिकार निर्भर करता था कि कौन सा जमींदार है। वो प्राथमिक है, वो जो है बिचौलिया जमींदार है, या फिर वो वतन जागीर वाला जमींदार है, यानी कि स्वायत्त शासक है। उसके अनुसार उनके जो है ना अधिकार और कर्तव्य वो बदलते रहते थे। और बाकी जो इनका मुख्य जो कार्य होता था, आप जानते हैं कि खेती करवाना और कर वसूलना, ये इनका मुख्य कार्य होता था। अच्छा, इसके अलावा हम अगर ज़मींदारों की आय की बात करें, आय और व्यय की बात करें, तो देखिए ये एक अपने आप में ज़मींदारी व्यवस्था एक अनूठी अनोखी व्यवस्था थी, जिसका दायरा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इनकी आय और व्यय के बारे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है। इनकी आय और व्यय प्रणाली भी एक जैसी नहीं थी। इनकी आय और व्यय इस बात पर निर्भर करती थी कि वो किस वर्ग, किस पद और किस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं जमींदार। जो हमें प्रारंभिक स्रोत मिले हैं उसमें जमींदारों की आय के लिए मालिकाना या 2/20 या चौथ, इन शब्दों का वर्णन मिलता है। 2/20 का अर्थ है कि 40%, 2/20 मतलब 40%। चौथ का अर्थ होता है 1/4 हिस्सा, जो कुल राजस्व का या एकत्रित किए गए राजस्व के हिस्से से इन्हें मिलता था, उसकी बात कर रहे हैं। यानी 2/20 और चौथ, ये जो है उस समय इस तरह से उनकी आय हुआ करती थी, यानी 40% या 1/4। बाकी 16वीं शताब्दी के जो दस्तावेज हैं या 17th सेंचुरी के जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इसके बारे में हमें कोई प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त नहीं होती। उनकी आय व्यय जो है किस प्रकार की थी और उनके अधिकारों के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता। पर इतना ही है कि जिस क्षेत्र में वो जो भी क्षेत्र उनके अधीन था उस पर उनका काफ़ी अधिकार होता था। और ऐसा नहीं कि केवल अधिकार था, सम्राट उनकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उनकी जासूसी भी करवाता था, उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हुए थे राज्य की ओर से। बाकी इनकी जो कार्य की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल कुलीनों जैसी थी। जैसे उच्च कुल के लोग होते हैं, ये राजा की तरह ऐश्वर्यता, विलासता में डूबे रहते थे और इनकी जो
व्यय की जो मुख्य मदें थी, मतलब मैंने आपको बताया कि एक तो ऐश्वर्य, विलासिता और शासक वर्ग को उपहार देना या नजराना भेंट करना या सेना की देख-रेख, ये उनके मुख्य व्यय के जो है साधन थे। इन ज़मींदारों में जो है आपसी रंजिशें भी होती थी, इनकी आपसी होड़ भी लगी रहती थी और कोई-कोई ज़मींदार तो अपने से नीचे वर्ग की सहायता या उसके सांस्कृतिक विकास पर भी खर्च कर दिया करता था। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था थी, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 3 अगर इंस्टीट्यूशंस अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन जो है पेपर में ज़रूर मिल जाएगा इनमें से। तो आप ये तैयार कर लीजिए। थैंक यू।